नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। पाकिस्तान विश्व के सबसे बड़े मंच पर यानी कि यूएन में बार बार झूठ बोलता है और बार बार पकड़ा जाता है। इंटरनेशनल बेइज्जती पाकिस्तान की कई बार होती है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान है कि बाजी नहीं आता। आप समझिए, एक दिन पहले संयुक्त राष्ट्र में लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से जमकर पाकिस्तान को धो डाला। बाल अधिकारी, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जब उन्होंने आईना दिखाया तो पाकिस्तान के प्रतिनिधि अपना चेहरा छिपाते हुए नजर आए। इस दौरान आतंकवाद पर भी पाकिस्तान के झूठ को एक बार फिर से बेनकाब किया गया। निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान के अंदर आम लोगों पर जिस तरह से हिंसा हो रही है और सीमा पार आतंकवाद पर जमकर लताड़ भी लगाई और पाकिस्तान को बच्चों की सुरक्षा पर जमकर घेरा है। इतना ही नहीं, बल्कि आतंकवाद पर पाकिस्तान को खूब खरी खोटी भी सुनाई है। पाकिस्तान को बाल अधिकारों पर बाकायदा आईना दिखाया तो उसके बाद में पाकिस्तान तिलमिला गया। साथ ही निशिकांत दुबे ने कहा कि पाक महिलाओं, बच्चों को निशाना बनाना बंद करें। ऑपरेशन सिंदूर पर भी भारत के आतंकवाद पर कार्रवाई को लेकर जमकर पाकिस्तान को घेरा गया है। इस दौरान निशिकांत दुबे ने पहलगाम हमले का भी बाकायदा जिक्र किया और कहा कि पाक ने बच्चों समेत कई नागरिकों को टारगेट किया, कई नागरिकों को निशाना बनाया। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में बाल अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के एजेंडे पर एक सेशन को निशिकांत दुबे संबोधित कर रहे थे और इस बीच उन्होंने पाकिस्तान को ये कहा कि पाकिस्तान को आईना देखना चाहिए, इस मंच पर उपदेश देना बंद कर देना चाहिए। इससे पहले यूएन में भी भारत के राजदूत ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर दो टूक सुनाई थी। कहा था पाकिस्तान आतंकवाद को पालना बंद करे। आपको सबसे पहले सुनाते हैं निशिकांत दुबे ने इस मंच पर क्या कहा। यदि ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया जाए सभापति महोदय, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा किए गए क्रूर लक्षित हमलों को भूला नहीं है, जिसमें 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। एक सुविचारित और संतुलित प्रतिक्रिया में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए इसके अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अपने वैध अधिकारों का प्रयोग किया और मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित हमले किए। इसके विपरीत पाकिस्तान ने जानबूझकर हमारे सीमावर्ती इलाकों में बच्चों को और नागरिकों को अपना लक्ष्य बनाया। पाकिस्तान को खुद के आईने में देखना चाहिए, इस मंच पर उपदेश देना बंद करना चाहिए, अपनी सीमाओं के भीतर बच्चों के लिए कार्य करना चाहिए। तो आपने सुना निशिकांत दुबे को। दरअसल यूएन का यह मंच था और सत्र था बाल अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण। इस विषय पर सांसद निशिकांत दुबे अपना वक्तव्य रख रहे थे और बाकायदा उन्होंने बताया कि कैसे चाइल्ड हेल्पलाइन की बात हो और इस तरह के बाल तस्करी से निपटने के लिए तमाम कदम जो हैं वो उठाए गए और उनके माध्यम से बाल अधिकारों को बनाए रखने के लिए भारत ने तमाम ऐसे कदम उठाए हैं और उसको लेकर बाकायदा उसके अच्छे परिणाम भी नजर आए हैं। और इसी मंच से निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान को बेनकाब किया, वो पाकिस्तान जो बच्चों की, महिलाओं की एक तरह से आड़ लेता है और आतंकवाद को बढ़ावा देता है। एक बार फिर से यूएन के मंच पर और यूएनजीए के मंच पे लगातार किस तरह से पाकिस्तान बेनकाब हुआ ये स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए पूछता है इंडिया, पाकिस्तान को यूएन में बार बार बेइज्जत होने का क्या चस्का लग चुका है? महिलाएं, अल्पसंख्यक, आखिर इन्हें कब सुरक्षा देगा आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान? आखिर झूठ बोलने से कब बाज आएगा पाकिस्तान? ये तमाम बड़े सवाल हैं लोगों के मन में और इसी पर हम करेंगे चर्चा। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है वो जुड़ेगा, उनसे आपको जल्दी मिलवाऊंगी। फिलहाल मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक जी जुड़ चुके हैं। संजीव मलिक जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली के इस कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि यूएनजीए का या यूएन का ये जो पूरा मंच था, जिस जगह पर निशिकांत दुबे ने अपना ये वक्तव्य रखा और पाकिस्तान को एक बार फिर से आईना दिखाया है, सर, इस मंच से बार बार पाकिस्तान बेनकाब होता, एक्सपोज होता है, ये मंच कितना इंपॉर्टेंट रहा और निशिकांत दुबे का ये वक्तव्य कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? ओके, देखिए, यूएनजीए का जो मंच है निश्चित रूप से एक पूरे वर्ल्ड का प्रतिनिधित्व करता है। ये बात अलग है कि देखिए, पिछले कुछ वर्षों में यूएन का इतना बड़ा बेहतर रोल नहीं रहा है। उन्होंने दुनिया के में जो फैले हुए जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा यूएन सफल नहीं हो पाया है।
बट फिर भी हम ये मानना पड़ेगा कि चूंकि उसके मेंबर्स की संख्या तकरीबन 200 के आसपास है, तो पूरे वर्ल्ड में एक इस प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाना पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज देना होता है। और चूंकि पूरे वर्ल्ड के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं इस बात को तरजीह देते हैं और अपनी अपनी बात को जाके वो समय समय पर पेश करते रहे हैं यूएन के माध्यम से। अभी हमारे निशिकांत दुबे जी हैं, ये बड़े प्रखर वक्ता है। आप इंडियन पार्लियामेंट में देखिए, बगैर किसी लाग लपेट की, बगैर किसी चीज को घुमाए, वो सीधी सीधी बात करते हैं। अभी जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बच्चों के लिए जो आवाज उठाई है, ये बात बहुत वाजिब है, इसमें कुछ छिपा नहीं है। देखिए, पाकिस्तान हर चीज के हनन का एक अड्डा है, हर चीज। अब उसमें सबसे आगे वो कहता है कि आप इंडिया की बात लीजिए, इंडिया तो उसके निशाने पे हमेशा से डे वन से है और रहेगा। जब तक पाकिस्तान का अस्तित्व है, इंडिया, भारत पाकिस्तान के जो निशाने पे हमेशा रहता रहेगा जी। वहां पर जो ये बात उठाई है, ये बात इतनी वाजिब है कि देखिए, अभी हम कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब हम पाकिस्तान के अंदर बच्चों के अधिकार का हनन का केस नहीं सुनते हो। बिल्कुल। आप वहां के बच्चे की देखिए, यस, सोशल मीडिया का जमाना है, तो वर्ल्ड जो ना इतना इंटीग्रेट हो चुका है कि आप कितना भी छुपाओ, छुपेगी नहीं चीजें। वहां की कोई महाशय है, कोई एक जो बच्चे जिनका काम ये है कि हिंदू और ईसाई लड़कियों को कन्वर्ट करके मुसलमान में, बड़े लेवल पे धर्मांतरण होता है जी। जी, बहुत लेवल पे। और छोटी 6-6, 7-7, 8-8 साल, 9 साल के बच्चों को ये लोग ले जाते हैं और अपने पास रखते हैं कई साल, और फिर उनको अपने हिसाब से शादियां कराते हैं। आखिर इनको मिल क्या रहा है जी? तो ये कहता हूं कि बच्चों का अधिकार का हनन पाकिस्तान में एक रूटीन मामला है और बहुत गंभीर मामला है। नैना, ये बात नहीं है, ये बात की गई। ये लोग तो यहां तक सुना जाता है सोच रहे कि बच्चे सप्लाई कर रहे हैं ये लोग बहुत सारे मुल्कों को, कि वहां पे बच्चे जाके बाल मजदूरी करें, उनके घरों में जाके काम करें, और उनमें आया की तरह लड़कियां, हमारी छोटी छोटी लड़कियां पाकिस्तान की, वहां पे जाके काम करें। तो इन लोगों का इनका कोई ईमान धर्म नहीं बचता है। ये लोगों को पैसा चाहिए, जिधर से 2 पैसे मिल जाएंगे, ये बच्चे का, ये तो खुद को भी बेच डालेंगे, खुद को भी पेश कर देंगे वहां पे। और यूएन के अंदर ये शशिकांत ये मुद्दा उठा के बहुत ही एक मेरे ख्याल से प्रखर वक्ता की तरह उन्होंने इस बात को पेश किया है और पाकिस्तान की उस नस को भी दबाया है जहां पे वो कहता है कि नहीं, मेरे यहाँ मानवाधिकार है। एक मिस जहांगीर होती थी वहां पे, कहां गई वो मानवाधिकार करता, कहां गई वो बच्चों के उठाने वाले आवाज? सब दब गए, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी तक इन लोगों को दबाती रहेगी, ये मुद्दे होते रहेंगे। और ऐसे इन लोगों की आड़ में वहां के जो आपराधिक लोग हैं, वो आपराधिक लोग उस सोसाइटी का जो एक तरह से देखा जाए कट्टरपन बढ़ाते रहेंगे और सोसाइटी को और बिल्कुल सर, और ये बहुत गंभीर स्थिति है, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे जो हैं वो आने वाले कल का भविष्य होते हैं किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए, और ये बहुत गंभीर स्थिति है। और कई इसको लेकर रिपोर्ट्स भी हम देखते रहे हैं। हमारे साथ में पाकिस्तान से पीएमएलएन की नेता उज़्मा करदार जी भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। साथ ही साथ मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड ओपी तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। उज़्मा जी के पास में ही मैं इसी सवाल के साथ में जा रही हूँ। उज़्मा जी, जैसा कि बड़ी बात अभी आपने सुना, संजीव मलिक जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में वो लोग जो मानव अधिकारों के उल्लंघन पर लगातार आवाज बुलंद किया करते थे, बच्चों के साथ में हो रहे शोषण पर आवाज बुलंद किया करते थे, महिलाओं के साथ में हो रहे शोषण या अत्याचारों पर आवाज बुलंद किया करते थे, आखिर वो लोग कहां चले गए और ऐसी स्थिति क्यों आ पड़ी? मैं तो आपके मेहमान की बातें सुन के थोड़ी सी हैरान हो रही हूँ। ये मेरे ख्याल में इनको नहीं अंदाजा कि पाकिस्तान में ख़वातीन और बच्चों की हिफाजत के लिए हमारे बहुत मजबूत कवानीन बने हुए हैं। और हमारा जो कानून है वो अगर कहीं भी बच्चों की और ख़वातीन की बेहुरमती हो या उनकी हरासमेंट हो तो कानून बहुत सख्ती से अमल में आता है। और ख़ास तौर पे हमारी सीएम साहिबा हैं पंजाब में जो मरियम नवाज, वो तो उनकी तो जीरो टॉलरेंस है, तो कोई बच्चों के साथ या ख़वातीन के साथ इस टाइप की ज्यादती के केसेस नहीं है। आप लोग पता नहीं ये कहां से अपने अदादो शुमार ले आते हैं। आप पहले अपना ट्रैक रिकॉर्ड तो चेक करें। आप लोगों ने कश्मीर में क्या किया है? आपकी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की हिस्ट्री है, जो जुल्म की हिस्ट्री है, वो कभी ना खत्म होने वाली है। आपने पैलेट गन से बच्चों को टारगेट किया, उनको आंखों पे टारगेट किया। आप ख्वातीन की बात करते हैं, आपके जो 7 लाख फौज आपने कश्मीर में बिठाई हुई है, वो न जाने उन्होंने कितनी हजारों ख्वातीन की बेहुरमती की, उनका रेप किया।
आप यूनाइटेड नेशंस का अगर आप निकाल के देखें उनका ह्यूमन राइट्स वॉच का चार्टर, तो उसमें आपकी तमाम ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हैं वो सारी आपको सामने नजर आ जाएंगी। आप लोगों का तो ये काम ही है प्रोपेगेंडा करना। फोर्स कन्वर्जन, कोई फोर्स कन्वर्जन उस तरह से हमारी नहीं होती। हमारे चाइल्ड मैरिजेस का प्रॉब्लम होता है जिसको हम एड्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मेजॉरिटी के साथ हो चाहे वो माइनॉरिटी के साथ हो। और आपकी इंडिया में भी ये चाइल्ड मैरिज जो है इसकी ये एक बहुत एक बुरी एक ट्रेडिशन है जिसको हर हालत में हमें खत्म करना जरूरी है। तो आप लोग ये जो विक्टिम कार्ड खेलते आए हैं और ये टेररिज्म की बात जो पाकिस्तान के आप सर पे हर चीज थोप देते हैं, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में आप ख्याल करें। आपका जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत खराब है और आप पूरी दुनिया में अब जाना जा रहे हैं कि जी भारत जो है वो टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है हर जगह। आप हर जगह जाके जो सिख लीडरशिप है उनको आप मारते हैं। आपकी जो रॉ है वो हमारे यहाँ पे कई दफा हमने पकड़ लिया, जिस तरह जाफर एक्सप्रेस के पीछे वो लोग थे। और जाफर एक्सप्रेस में आप लोगों के ताने बाने जो थे सारे अफगानिस्तान में रॉ के साथ मिल रहे थे, जितने भी वो आतंकवादी थे। और जाफर एक्सप्रेस में जितने बच्चे जो थे वो बच्चे बेचारे अपने जो थे उनको भी आप लोगों ने नहीं बख्शा, उनको भी आपने निशाने पे रखा। तो ये हरकतें सारी आप लोग की तरफ से जी हो गया। जब आपका हो जाए तो बता दीजिएगा, हो जाए जब आपका, मतलब मुझे लगता है कि मन में एक जो बड़ी कुंठा होती है, मैंने इसलिए आपको बिना कुछ टोके, आपने उल जुलूल मन गढ़ंत बिना किसी फैक्ट्स के साथ में जो बातें कही, बिना किसी चीज को पॉज भी लिए, मैंने आपको इसको कंटिन्यू बोलने दिया। मैं वही बार बार कहती हूँ ना मैम, देखिए दरअसल क्या हो जाता है, ये एक एंटी इंडिया सिंड्रोम है शायद। सुनिए मैम, क्या हो जाता है, मैं फैक्ट्स पे बात करूंगी, सुनिए प्लीज मैम, दरअसल क्या हो जाता है, हम फैक्ट्स पे बात करेंगे। वेल, मेरे साथ में आप पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर सज्जाद बुखारी जी को भी टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं। सज्जाद बुखारी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली के इस मंच पर, इस चर्चा में। लेकिन मैं उसके पहले ओपी तिवारी जी का रुख करना चाहूंगी। ओपी तिवारी जी, वेल, मैंने उज़मा जी से बहुत सेंसिबल चीज़ों को लेकर ये पूछा था कि हम हमेशा देखते रखे हैं कि जब भी कोई ऐसे ह्यूमन राइट वायलेशंस होते रहे, बच्चों के साथ में कोई अत्याचार हुआ, महिलाओं के साथ में अत्याचार हुआ, तो कई बड़े नाम हैं जिसका जिक्र यहाँ पर संजीव जी ने भी किया कि कई ऐसे नाम थे जो लगातार उन लोगों को प्रोटेक्ट करते थे, आवाज उठाते थे। लेकिन अब वो उनकी आवाज उठाने वाला भी वहां पे कोई नजर नहीं आता, आखिर कहां गए हैं वो लोग। लेकिन वही बात है कि अभी भी उनको जम्मू कश्मीर, कश्मीर प्रेम, भारत प्रेम, एंटी इंडिया सिंड्रोम जो है वो नजर आता है। वह लेकिन ओपी तिवारी जी, अपने आप में बहुत गंभीर स्थिति हो जाती है, खासतौर से अगर हम फैक्ट्स की बात करें, आंकड़ों की बात करें। निशिकांत दुबे ने भी यही कहा कि छोटे बच्चों को या महिलाओं को ढाल बनाकर एक तरह से आतंकिस्तान ने हमेशा इस्तेमाल किया। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भी एक बार फिर से उनको यहाँ पर एक्सपोज किया। नैना, मैं मैडम की बात काफी ध्यान से सुन रहा था, कुछ कह रही थी, लेकिन मेरे को चेहरे से उनके एक्सप्रेशन देख के, उनकी खास बहुत से लग रहा था कि मैडम जो बोल रही हैं अपने दिल से नहीं बोल रही हैं जी, जो भाषा है किसी और की है। अब देखिए 1971 में क्या हुआ था, बांग्लादेश में कौन था? पाकिस्तान आपका ही था, हमारा तो था नहीं, वो आपका ही था। आपकी दादी रही होंगी, दादियों की कई सहेलियां रही होंगी ढाका में, उनसे आपने कभी कहानियां सुनी है कि वहां क्या हुआ था, कैसे हुआ था और किसने किया था, क्या मकसद क्या था? वहां पर तो उनको अटैक करके कोई अलग तो नहीं कर रहा था। तो वहां की जो आपकी जो आर्मी है, आपकी जो आर्मी आजकल है मोस्ट अनप्रोफेशनल आर्मी इन द वर्ल्ड। ये मैडम मैं कह रहा हूँ, आप मेरी बात माने ना माने, बिकॉज आपके जो जनरल्स हैं सिर्फ अपनी पेट भरने के लिए, ना पॉलिटिकल लीडर्स की चिंता है ना वहां की आवाम की चिंता है। देखिए 65 में वॉर हुआ था, उसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन 71 में देखिए आपकी फौज काफी थी। फौज का क्या होता कि आखिरी गोली तक हम लड़ाई करते हैं, मर जाएंगे लेकिन आप सरेंडर नहीं करेंगे, लेकिन लड़ाई कर ही नहीं रहे थे। क्या कर रहे थे मैडम, आप ही बताएंगी, मैं तो वर्ड यूज नहीं करना चाहता। आपने तो कश्मीर के बारे में काफी कुछ कह दिया। कश्मीर की हालत खराब हुई थी अवश्य, लेकिन उस हालत खराब करने के पीछे कौन था मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतने सालों के बाद अब कंट्रोल में आया है, अब लोग बचना शुरू कर दे हैं। वहां से भी हिंदुओं का पलायन हो गया था, इसकी जिम्मेदार कौन था? हम कुछ नहीं कहेंगे, आप खुद ही समझ रही होगी। लेकिन जो कश्मीर हो अब बस गया। देखिए कश्मीर और आपके पास जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, विश्व में स्विट्जरलैंड से भी बहुत बढ़िया है।
इसको अगर हम टूरिज्म पॉइंट से अगर आपने एक्टिव किया होता, हम भारत ने अब तक शुरू कर दिया। बिकॉज 1924 मतलब 14 के पहले तो आपके आतंकवादी इतना था कि हम किसी की सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी थी वो डेवलप करे। अभी देखिए ट्रेन बन गई, इतना डेवलप हो जाएगा कि आप विल फाइंड कि स्विट्जरलैंड में टूरिस्ट जाते थे उससे यहाँ आएंगे। आपकी स्वात घाटी है, ऑक्युपाइड कश्मीर है, इतने सुंदर जगह है, सब बर्बाद कर दिया है। मैडम आप भी छोटी रहोगी, जाती होंगी, अपनी मम्मियों से कहानी सुनोगी, कितनी अच्छी कहानी, कितनी अच्छी जगह है पाकिस्तान के। पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा था 1960, 61, 62, 63 तक आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बड़ी अच्छी थी। उस समय आपके लोगों को लड़कों से काम कराने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप सऊदी अरेबिया या कुछ डिस्ग्रंटल एनजीओ है जो फंड करते हैं आपके यहाँ एरिया में कुछ गवर्न करने के लिए, उनके पैसों पर जो मौलवी है कुछ है उनको बच्चों को बर्बाद करते हैं। ये तो आप समझ में होगा। पत्रकार साहब ये सॉरी नाम नहीं देख पा रहा हूँ, ये मेरे पॉइंट से एग्री करेंगे कि आपकी समस्या है, आपकी ना अवाम है, ना पॉलिटिकल लीडरशिप है, ना आर्मी है। आर्मी की टॉप एचेलॉन है। आप शुरुआत से देख लीजिए, जितने जनरल्स हैं उन्हें खाली खेती करवा रहे, लड़ाई लड़ना तो आता नहीं। खेती कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, और क्या करते हैं, और जो आर्मामेंट्स और एयरक्राफ्ट जो खरीदते हैं इसका जो कमीशन आता है वो अपने अकाउंट में बाहर भेज देते हैं। तो आपकी समस्या वो है। आपने भारत के लिए काफी गिना है, कोई बात नहीं, हम गिनते रहे, सुनते रहे, मैं उसको काउंटर करूंगा नहीं करूंगा कुछ नहीं, मैं आपके ही विजडम पर छोड़ दूंगा, आप क्या समझते हैं। लेकिन आप लोग को इतना समझना चाहिए कि आपकी परेशानी सिर्फ पाकिस्तान के जनरल्स है जिनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि खाली बिजनेस करो, पैसा कमाओ, बाहर भेजो। लेकिन मुझे लगता है तिवारी सर अब शायद यहाँ की आवाम भी बखूबी समझने लगी है चीजों को ध्यान में रखते हुए। सज्जाद बुखारी जी का मैं रुख करूंगी, जमीनी पत्रकार हैं, हमेशा से फैक्ट्स के साथ में बात करते हैं। लेकिन सज्जाद बुखारी जी, पिछले कुछ वक्त में या फिर हम खासतौर से देखते हैं कई ऐसी खबरें सामने आती हैं जब छोटी छोटी बच्चियों की शादियां अपने उम्र से कई गुना ज्यादा बड़े व्यक्ति के साथ में करा दी जाती है और वो अपने आप में बड़ी तकलीफ देता है। और इस तरह की तस्वीरें भारत में भी रही हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में चाइल्ड मैरिजेस नहीं रही, लेकिन अब उसको वो बहुत पुराना वक्त था, उसको लेकर बाकायदा नियम बने और अब तो बाकायदा वो अपराध की श्रेणी में आते हैं और हम ऐसी तमाम कुरीतियों से आगे बढ़ने का सोचते हैं। लेकिन पाकिस्तान से जब भी अभी भी अगर यूएन में ये बात हुई तो ये बहुत गंभीर स्थिति है कि यहाँ पर अभी भी महिलाओं और बच्चों के साथ में क्या हश्र होता है। नैना जी बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह मैं आदाब भी अर्ज करता हूं तमाम पैनलिस्ट को, उस्मा कारदार साहिबा को, क्योंकि मेरी बहन है, वो पाकिस्तानी पैनलिस्ट भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, पीएमएलएन को वो रिप्रेजेंट करती हैं। आप सबको मेरा आदाब अर्ज हो। और नैना जी, जब भी प्रोड्यूसर साहब आपका जिक्र करते हैं बिलखुसूस या विवेक का, तो मैं आपका प्रोग्राम कभी भी मिस नहीं करता, शो नहीं मिस करता, क्योंकि आप बात तामुल से सुनती हैं। और आज भी मैं यही उम्मीद करता हूं कि जितना आपने बाकी पैनलिस्ट को टाइम दिया है और एक घूंट चाय का आप पी लें, मैं यकीन गरम पानी है, गरम पानी। जी गरम पानी पी लें, क्योंकि अगर कैफीन भी साथ में ले लें तो अच्छा है, क्योंकि अभी मैंने जो गुफ्तगू करनी हो सकता है आपको कैफीन की जरूरत पड़ जाए। कोई बात नहीं। देखिए नैना जी, मैं वैसे आपको एक बात बताऊं ना, बात करते हुए इंसान को एक वो फार्मूला होता है ना, वो एक मुहावरा भी है कि थिंक बिफोर यू स्पीक। जब भी कुछ कहने लगते हैं तो बड़ा सोच समझ के क्या करें। अब मेरी बात को थोड़ा तहम्मुल से सुनिएगा। आपकी बॉलीवुड है ना, शायद मैं मूवीज नहीं देखता, बॉलीवुड ही कहते हैं ना, आपकी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको बॉलीवुड कहते हैं। आप अपनी बॉलीवुड की 80% मूवीज उठाकर देख लें। बहुत माजरत के साथ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आप महिला हैं, एक और महिला भी यहाँ पे है मेरी पाकिस्तान से, तो बॉलीवुड की 80% मूवीज जो बनी हुई हैं वो खवातीन की रैप पे बनी हुई हैं, और तकरीबन लगभग 70% मूवीज जो है वो अनाथ और वो क्या कहते हैं नाजायज औलाद वगैरह, मैं नहीं कहना चाहता, उस पर बनी हुई है, क्योंकि वो आपके माशरे की अक्कासी करती है। उस पर जरा तवज्जो दें। पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की पहली खातून, सुने ना आप, सुन तो नहीं मैं पूछ रही हूँ, 80% बोल रहे हैं आप, 80% बोल रहे हैं आप। जी मैं बता रहा हूँ, आप उसको चेक कर लीजिएगा। कुछ एग्जांपल्स हैं क्या सज्जाद, कुछ एग्जांपल्स हैं क्या? जैसे मैं एग्जांपल मिसाल के तौर पर मूवीज का नाम बताऊं, मैंने आपको कहा मैं मूवीज नहीं देखता, भारत मैंने जब भी मूवीज देखी है, चाहे वो अमिताभ की हो, वो क्या कहते हैं आमिर खान की हो, जितनी मैंने अक्सर मूवीज देखी यही होता है। चलिए आप जवाब दे दीजिएगा, मुझे इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे काउंटर कीजिएगा, ठीक है? और बाकी पैनलिस्ट भी बैठे। पूरी दुनिया में रिकॉर्ड हासिल है, पाकिस्तान की पहली कौमी असेंबली की स्पीकर फहमीदा मिर्जा रही हैं, कौमी असेंबली की, नेशनल असेंबली की स्पीकर रही हैं। इस वक्त भी पंजाब की चीफ मिनिस्टर जो हैं वो साहबजादी है मियां नवाज शरीफ की, और उनका नाम है मरियम नवाज। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो है वो 2 मरतबा इस मुल्क की, अगर मैं गलत हूं 3 मरतबा वो इस मुल्क की वजीर आजम रही हैं, वो भी महिला हैं। मेरा ताल्लुक जिस प्रोविंस से है और जहां से मैं ताल्लुक रखता हूं, वहां की पहली प्रोविंस की जो
स्पीकर रही है प्रोविंशियल असेंबली की, वो राहिला दुरानी है, मेरी बहनों की तरह, मैं बहुत उनकी इज्जत करता हूँ। अब आप आ जाए, थोड़े सुन लें, अब थोड़े स्टैटिस्टिक्स पर आ जाते हैं। अरे सुन तो रही हूँ भाई, आप तो आज ऐसे फायरिंग के अंदाज में है, मैं तो सुन भी रही हूँ, फिर भी आप एक अलग ही रूप में नजर आ रहे हैं। बोलिए, पूरा कीजिए प्लीज। नहीं ना, मैं देखिए, क्योंकि आपके किसी पैनलिस्ट ने जो है ना गैर इखलाकी बात नहीं की, इसीलिए मैं उसी पे ही रहूंगा। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स पे आ जाते हैं। पूरी दुनिया में गैंग रैप में अगर आप अपना वर्ल्ड इंडेक्स निकाल कर देख लें तो आप आ रही हैं जी 51 नंबर पे, ठीक है। पाकिस्तान का भी नाम है, पाकिस्तान का नाम आ रहा है 91 नंबर पे, ठीक है। आप जरा चेक कर लीजिएगा, आप गूगल करें, अभी आपको पता चल जाएगा। मैंने किया हुआ है। आप जरा पॉपुलेशन पे भी काउंट कीजिएगा। ये सारे जो फैक्ट्स हैं पॉपुलेशन वाइज काउंट होते हैं वैसे सज्जाद जी। कंक्लूड कर लेना, कंक्लूड करते हैं, कंक्लूड भी कर लेते हैं, ठीक है। अब आप रैपिड सिटी इंटर करें कि वर्ल्ड रैपिड सिटी, तो 2012 में 4 बंदों ने न्यू दिल्ली में चलती हुई बस के साथ, स्टूडेंट्स के साथ चलती हुई बस में उनके साथ गैंग रैप किया था। नाम भी उनके बता देता हूं। 4 इंडियन लोग थे, उनमें से एक था अक्षय ठाकुर, उसका नाम था, दूसरा विनय शर्मा था जी। हमारे यहाँ का निर्भया केस बड़ा चर्चित रहा है, आप भी बखूबी जानते हैं। गुप्ता था, मुकेश सिंह था। तो इस टाइम रैपिड सिटी कहते हैं न्यू दिल्ली को, ठीक है। और भी अगर आपने मुझसे पूछना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, अगर और भी मजीद आपने पूछना है। नहीं, आप पूछिए, फिर मैं भी जवाब देती हूं। दलित की खवातीन के साथ जो नारवा सलूक आपने इख्तियार किया, उसके दलित प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिहार के अंदर लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि जो अफवाज है, खासतौर पर आपकी जो फौज है, वो ये काम करती है। और मेरे भाई ने अभी बांग्लादेश की बात की थी, तो याद रखें हमारे 34,000 फौजी थे, आपने 2.5 लाख मुक्ति बानियों को तैयार किया हमारे खिलाफ, और 3 लाख की आपकी अफवाज थी, हम तो 34,000 लोग थे। आप मुझे बताएं गैंग रैप किसने किया? और दूसरा, इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो इज्तिमाई ज्यादतियों और असमत दरियों की एक तारीख भरी पड़ी है, जाके दुनिया से पूछ लें। सज्जाद बुखारी जी, मुझे लगता है आपकी बात पूरी हो गई होगी, लेकिन जैसे ही आप जम्मू कश्मीर को लेकर ऐसे जब शब्द कहते हैं ना, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। वो क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि हर कोई जानता है जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा, और उसमें किसने दाखिल होकर यहाँ पे घुसपैठ की 1991 में कारगिल में क्या हुआ, और उसी इलाकों में जहां तक पीछे अकेला गया, वहां पर जहां तक वो जाकर उन्होंने डेरा डाल लिया, वो हो गया ये पीओके। अब मैं आपको बताती हूँ, आपने तमाम बड़ी बातें की। नेशन थ्योरी थी, आप काबिज हैं, ठीक है, आपने कब्जा किया है, कब्जा किया है। अच्छा, तो आपको, मुझे लगता है आपको एक बार फिर से इतिहास की एक बार क्लास जरूर पढ़नी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ, आपने तमाम बातें बताई। आपने कहा कि भारत सबसे बड़ा ये कहा जाए कि रेप कंट्री के तौर पर आपने उसको एक तरह से प्रोजेक्ट किया। पॉपुलेशन बहुत मैटर करती है, आप याद रखिएगा। अब यूएनएचआरसी की ही मैं आपको एक रिपोर्ट का हवाला देती हूँ, 2024 की एक रिपोर्ट, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान में हर साल 1 साल से अधिक अल्पसंख्यक लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कराया जाता है। और वो कौन कौन से इलाकों में होता है, मुझे लगता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप बखूबी जानते हैं। मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूंगी क्योंकि मुझे बाकी गेस्ट का भी जाना है। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स जान लीजिए 2023, उसमें पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 3 कंट्रीज में नाम आता है जहां पर बाल श्रम और जबरन मजदूरी के मामले सामने आते हैं। मैं यूएनएचआरसी के आंकड़े आपको बता रही हूं। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान और सिंध इलाका है, यहां पर महिलाओं के साथ में मास लेवल पर रेप होता है, उनका अपहरण किया जाता है, रेप किया जाता है, और उसके बाद में उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाती है। संजीव जी, भले ही सज्जाद बुखारी यहां पर ऐसे ऐसे करके आप, मुझे लग रहा है कि आप इस चीज को बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सच नहीं हो जाता। दूसरी बात, यह आपने बांग्लादेश का जिक्र किया। 1971 में आप ही की सेना ने सीधे सीधे अपनी जो अलग अलग विंग्स थे, उन्हें बाकायदा ये चिन्हित किया गया था कि जो भी मिले आपको उनको टारगेट करना है। और वो क्रूर चेहरा दुनिया के सामने है, यूएन के मंच पे भी था सज्जाद, यूएन के मंच पे भी था। किस तरह से यहाँ के लोगों ने ब्रूटली वहां पर जो प्रेग्नेंट महिलाएं थी, उन महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया था, उनके साथ में बर्बरता की, रेप किया, उनकी हत्या तक कर दी। प्लीज इस मामले में मत ही बोलिए, तो मुझे लगता है कि कम से कम बेहतर होगा। हर मंच पर एक्सपोज होते हैं। संजीव जी, अपनी बारी पे मैं बोलूंगा, अपनी बारी पे बताऊंगा। आप मिस फैक्ट कर देते हैं। जी सर। नहीं डॉक्टर सज्जाद, मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूं कि देखिए पत्रकार हैं, डॉक्टर हैं, और ये कहा कि किस चीज की माइक्रो में उलझ गए। देखिए हम बात कर रहे हैं एक बड़ा मुद्दा, और बड़ा मुद्दा आपके देश में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे साथ भी बहुत सारी है, और हम अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में लगातार लगे हुए और सॉर्ट आउट कर भी लेंगे। क्योंकि हमारे साथ 2 चीजें हैं सज्जाद भाई। सबसे पहले तो हम अपनी गलतियों या अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हैं,
और दूसरा उस पर करने के लिए अपने काम करते हैं, कर्म करते हैं, एक्शन लेते हैं। अब रही बात ये कि जब मैम कह रही थी, ठीक है, मैम एक पॉलिटिशियन है, इनको अपने देखिए कंट्री को तो हर कोई अपनी मदरलैंड को डिफेंड करना चाहिए, मैं उनका, लेकिन मैं ये चूंकि वो पॉलिटिशियन है, उनको अपनी गवर्नमेंट को डिफेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उनको अपनी आर्मी को भी मैसेज देना है, उनकी आर्मी में सुन रही है उनकी बातों को। अब मैं बात आता हूं, अब हम बात करेंगे बच्चों पे, वो ले जाएंगे कश्मीर। हम बात करेंगे महिलाओं पे, वो चले जाएंगे नॉर्थ ईस्ट। हम बात करेंगे और प्रॉब्लम पे, वो ले जाएंगे कहीं और। कारण ये है कि ये इतने ऑब्सेस्ड हो गए हैं मेरे पाकिस्तानी भाई बंद, कि इतने ऑब्सेस्ड हो गए, ये निकल नहीं पा रहे। ये जितनी जल्दी इंडिया से ऑब्सेशन और कंपैरिजन छोड़ देंगे, उतना ज्यादा इनका कदम आगे बढ़ जाएगा। मैं बता रहा हूं, आज की एक सेगमेंट है पाकिस्तान की सोसाइटी का, जिसको देख के मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि मैं अभी आपको पहले वक्त में कहा था कि देखिए आज की दुनिया में आप कितना भी छुपा नहीं जा सकता। सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया, इंटरनेट ने दुनिया को ऐसा इंटीग्रेट किया है, इतना छोटा कर दिया है कि अगर कहीं कोई चीज हो रही है तो वो उसको पूरे वर्ल्ड में पहुंचने में मात्र 15 मिनट लगते हैं। अब आते हैं, देखिए रही बात दिल्ली की, देख एक फर्क नहीं है, दिल्ली में जो हुआ था वो ऐसा जघन्य कांड हुआ था, देखिए पूरे देश में कैसे उसका विरोध हुआ और किस गति से उनको दिया। और ठीक है, हम भारतीय जुडिशियल सिस्टम को भी रिगार्ड करते हैं कि उन्होंने उसको पूरा वक्त दिया और कोई लकुना नहीं रह जाए, उनको वो दंड दिया जो कि एक तरह से नजीर बन गया। अब आप पाकिस्तान में आइए, देखिए मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता, कि कंपैरिजन है ही नहीं, लेकिन चूंकि टॉपिक ऐसा है, इसमें इंटर रिलेट करके चीजों को देखना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर देखिए मैम, नैना, ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं ना धड़ल्ले से, ये हमारे परिवार में यूज नहीं किया जाता, जो आर से शुरू होता है, ई से खत्म होता है। इस जघन्य कृत्य के लिए यही प्रॉब्लम बनी थी बांग्लादेश में। नॉट ओनली इस हरकत को करने वाले मिलियंस नंबर थी, मिलियंस, नॉट इवन लैक्स, मिलियंस में हुए ये। और आप सही कह रहे कि जो महिलाएं फैमिली वे में थी, जो महिलाएं अपने फैमिली को संभाल रही थी, उनके साथ ऐसा किया गया। मैम रही बात यह है कि मैं उसको ना ही एक्सप्लेन करूं, क्योंकि हमने स्टडी किया है, पूरे उदाहरण है, हाँ जघन्य उदाहरण है, उनको यहाँ अच्छा नहीं रहेगा करते हुए, क्योंकि हम कंफर्टेबल नहीं है उन वर्ड्स को यहाँ स्पेल आउट करने में। अभी बात ये होती है कि अगर हम ये अपने डॉक्टर साहब जो हैं, देखिए आप एक पत्रकार हैं, देश का उत्थान तभी हो सकता है, देश का प्रोग्रेस तभी हो सकता है जब आप अपनी चीजों को एक्सेप्ट करें। प्रॉब्लम ये आ गई है कि अभी कुछ दिन पहले, 3-4 महीने पुरानी बात है, सारे जो मेन पत्रकार थे, मेन लाइन के, सबको अंदर डाल दिया गया था। अंदर का मतलब है सबको पीछे कर दिया गया था, एंड दे वर ब्रीफ्ड कि यू विल स्पीक दीज लाइंस, दीज आर योर लक्ष्मण रेखा, इसके ना आप लेफ्ट बात करोगे ना राइट बात करोगे। हमारे यहाँ पे देखिए, हमारे यहाँ पे एक ऐसी सोसाइटी जो खुली सोसाइटी है, हम यहाँ अपनी क्रिटिसिज्म भी लेते हैं, और अपने हमारे यहाँ अगर बच्चों में भी कमी है, हमारी शिक्षा नीति में भी कमी है। अभी गवर्नमेंट ने नई शिक्षा नीति लाई कि नहीं लाई, क्योंकि उसमें हम देख रहे थे हमारे बच्चे छूट रहे हैं, चेंज होते हैं, और हम लोग हमेशा देखते हैं जो तमाम ऐसी नीतियां हैं, जो कुरीतियां एक तरह से हम कहा जाए, कई अलग अलग समाज में बाकायदा उनको उन पर वर्क किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट जो है उस पर लगातार प्रोसेस होता है। नैना, मैं एक सेंटेंस ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के लोग अपने बच्चों को बम बांधना क्यों सिखा रहे हैं? वो दूर क्यों नहीं, वो चांद पे जाना, सूरज पे जाना, अपनी रिसर्च में जाना, वहां क्यों नहीं सिखा रहे ये लोग? ये उनको बम बना दे और शहादत ले लेना और जन्नत पा लेना, ये कहां से, ये कट्टरपंथा कब इनकी खत्म होगी? बच्चों का हर बुराई की जड़ कट्टरपंथा है मैम, क्योंकि शिक्षा, चाणक्य ने कहा था किसी देश को बर्बाद करना, बस शिक्षा को बर्बाद कर दो, शिक्षक को बर्बाद कर दो। इनके यहाँ मौलवी हैं जो सारी प्रॉब्लम की जड़ है, इनको अपने टीचर्स पे आना पड़ेगा, साइंटिफिक पे आना पड़ेगा, इनके बच्चे भी अच्छा करेंगे। आई एम श्योर दे विल डू। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और मुझे लगता है उज़मा जी ने एक बात और इसका जिक्र किया था, उन्होंने अफगानिस्तान का जिक्र किया, जो बात में मैं मिस भी कर गई थी। उज़मा जी, आपने कहा था कि अफगानिस्तान में रॉ के जो एजेंट्स हैं उनकी मौजूदगी और उनके साथ में उनकी जो है घनिष्ठता नजर आती है। आप ये बात मान के चलिए वही अफगानिस्तान है कुछ समय पहले जो आपको आंखों का तारा नजर आता था, सबसे अच्छा आप उसको मित्र जैसा मानते थे, लेकिन और वही तस्वीर थी जब अफगानिस्तान से अमेरिका गई तो आप ही के ISI चीफ जो है वहां पर चाय पीते हुए नजर आ रहे थे, वो तस्वीर भी हमने देखी थी। लेकिन बात यह है कि अब जब मुंह फेर लिया गया तो अब आपको उसमें भी भारत का हाथ नजर आने लगा। लेकिन एक बड़ी बात कही संजीव जी ने, बच्चे जो है भविष्य है, बच्चों के ही माध्यम से आप पाकिस्तान को बना सकते हैं। पाकिस्तान जल रहा है मैडम, अभी चाहे अफगानिस्तान के साथ में उसके कॉन्फ्लिक्ट्स हो, बलूचिस्तान हो, POK हो, या फिर इस्लामाबाद या लाहौर में ही देख लीजिए, अगर बच्चों को बम बांधना, बम बनाना सिखाएंगे तो हालात यही होंगे। देखिए, बात सारी ये है कि जल तो आप लोग रहे हैं, और वो इस वजह से जल रहे हैं क्योंकि आपको एक इबरतनाक शिकस्त दी पाकिस्तान ने
आपकी जो सिंदूर वाला जो आपका ऑपरेशन था वो सफा चट हो गया और आप दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तो आप ये जो बच्चों की बात करते हैं, तो आप को मेरे ख्याल में ये नहीं पता कि इंडिया में स्टैटिस्टिक्स क्या हैं, कि वहां पे बच्चों के क्या हालात हैं इस वक्त। आपको पता है दिल्ली जो है वो रेप कैपिटल कहलाता है पूरी दुनिया में। वहां पे आपकी खवातीन के साथ बसों में गैंग रेप हुए हैं। यहाँ पे हमारे इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं। तो आप अफगानिस्तान में आपकी 14 एजेंसियां हैं, आपकी बॉर्डर के ऊपर 14 एजेंसियां हैं, और आप लोगों ने बड़े ख्वाब देखे थे वहां पे। आप लोगों ने वहां पे जाके आप प्रॉक्सीज बने, आपने टीटीपी को वहां पे सपोर्ट किया, आप बीएलए को सपोर्ट करते हैं यहाँ पे हमारे बलूचिस्तान में। और हमारे पास कुलभूषण यादव है, वो आपको बताने के लिए काफी है कि आपके जासूस किस तरह से यहाँ पाकिस्तान में आते हैं और वो यहाँ पे साजिशें भी करते हैं और यहाँ पे टेररिज्म फैलाते हैं। आप लोगों ने जितना भी यहाँ पे आप मुझे समझ आती कि आपको क्यों नहीं नजर आता कि आपके अपने ये मुफ्ती भानी की बार बार आप 71 की मिसालें देते हैं, वहां पे भी रेप आप लोगों के फौजियों ने किया था। और आप लोगों ने मैं बताती हूँ दरअसल उस समय हुआ क्या था 1971 में उस्मा जी, फॉर द फैक्ट्स, लिसन जस्ट फॉर द फैक्ट्स, पाकिस्तानी सैनिकों ने ना बाकायदा सिस्टमेटिक रेप कैंप्स बनाए थे, बाकायदा ये अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स कहती हैं। आपको हर चीज में भारत का हाथ नजर आता है, उसकी बर्बरता की जितनी निंदा की जाए ना उतनी कम है। मैं आपको बताती हूँ बाकायदा पाकिस्तानी सेना की तरफ से महिलाओं को टारगेट किया गया, लड़कियों तक को, यहाँ तक कि नन या गर्भवती महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। वॉर बेबीज उन्हें कहा गया था, हजारों महिलाओं ने बलात्कार के बाद बच्चों को जन्म दिया था। मैं आपको बताती हूँ एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट है, उसने इसे इतिहास के सबसे बड़े सेक्सुअल वायलेंस केसेस में माना है। मैडम अगर आप एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स को मानती हैं तो इन रिपोर्ट्स को भी जरा समझिए। बीजेपी के अपनी लीडरशिप है जो कि इस तरह के बयानात, बीजेपी की अपनी लीडरशिप जो है उकसाती है, वो वहां पे आपकी फौज को कहती है हाँ बिल्कुल ठीक है, आपके लिए जायज है, आपका हक बनता है कि आप सब खवातीन को वहां पे रेप करो। बिल्कुल नहीं, आप फैक्ट्स लेकर आइए, आप फैक्ट्स लेकर आइए। आपने यूएन के मंच पे भी पाकिस्तान की तरफ से, सुनिए आपने यूएन के मंच पे भी ये चीज रखी, तब भी कहा गया फैक्ट्स बताइए। वहां पर तो गलत तस्वीरें दिखाकर, आप गलत तस्वीरें दिखाकर खुद एक्सपोज हो जाते हैं मैडम, गलत मैप दिखाकर खुद एक्सपोज हो जाते हैं मैडम। प्लीज ओपी तिवारी जी, प्लीज उन्हें जरा करेक्टिफाई कीजिए प्लीज सर। मैडम इज बोर्न विद अ गोल्डन स्पून इन हर माउथ, ठीक है ना। मैडम तो जब से हुई हैं, इनकी फैमिली की पाकिस्तान देखा था, जब से ये एंजॉय कर रही है। मैडम को मैं यही कहना चाहूंगा, अपने देश में जो साधारण गरीबी रेखा के नीचे है, मतलब आपका 75% तो गरीबी रेखा के नीचे ही है, $1 तो 300 के करीब पाकिस्तान रुपए के पास पहुंच गया। उनकी बारे में थोड़ा बोलिए मैडम, थोड़ी फीलिंग रखिए, ऊपर वाले से थोड़ा डरिए कि आप तो पैलेस में रह रही है, आपकी सिक्योरिटी दी गई है। उन लड़कियों की क्या हालत है, उन औरतों की क्या हालत है। मैं पहले ही बताया, आपकी दादी और नानी की सहेली रही होंगी ढाका में, कितने रही होंगी, उनसे कहानियां सुनी होगी आपने। मैं तो 71 में 5वीं क्लास में था, लेकिन वो सुन के न्यूज सुन के परेशान हो गए थे। अब डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भाई आप मुक्ति वाहिनी गई थी, ठीक है मुक्ति वाहिनी को टेंट किया था, लेकिन मुक्ति वाहिनी को टेंट रेप करने के लिए नहीं कहा गया था। क्या किया था आपने, कैसे किया था यार, थोड़ी शर्म भी नहीं आ रही थी। कई तो बहनें लगती होंगी, कई रिश्तेदार होंगे, कई सेम फैमिली के होंगे, फिर भी नहीं छोड़ रहे थे। इतनी तो समझनी चाहिए। अब थोड़ा डॉक्टर साहब को जवाब देना चाहूंगा। देखिए आपका जो प्रेस फ्रीडम में है, आउट ऑफ 187 में 158 है। प्रेस रिपोर्ट फाउंडेशन पाकिस्तान के, उन्होंने कहा था कि 2024-25 में हमारी 168 अटैक हुए थे, 5 लोगों को मारा गया था। तो टेररिस्ट जितने जर्नलिस्ट है, उनकी फीमेल जर्नलिस्ट है, तो उनकी हालत और खराब कर दी है, पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं, तो इनकी इतनी हालत खराब कर दी गई है। 2025 में एक ऑर्डर भी पास हुआ था, 2021 में आप लोगों ने किया था उनको फ्रीडम देने के लिए, लेकिन फ्रीडम भी सेलेक्टिव था, सिक्योरिटी भी बिल्कुल सेलेक्टिव थी, वो सबको नहीं देते थे। अब 2025 में उनको अंकुश लगाने के लिए एक और ऑर्डर पास किया, डिटेल आप ही बताएंगे, हमें तो पता नहीं, थोड़ा बहुत जानकारी मिलती रहती है वो क्या। लेकिन जर्नलिस्ट की क्या हालत है, रिपोर्ट करने में क्या हालत है, आपको भली भांत मालूम है। अब आप उनकी भाषा नहीं बोलेंगे तो आप कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भी समझने की बात होगी। बिकॉज पाकिस्तान की आपकी समस्या खाली मुनीर है, आपके अनुसार तो वर्ल्ड जीत चुका है, फर्स्ट क्लास, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप विश्व को बताइए हम जीत चुके हैं। अब उनके आपके डायस्पोरा क्या है, उन्होंने डायस्पोरा बुलाया था, तो पाकिस्तान के रिपोर्टर ने कहा कि जो डायस्पोरा को मुनीर साहब एड्रेस करे तो सारे टैक्सी ड्राइवर थे,
कि हमें तू शेर तेरी है, और सबको एड्रेस करके अपना कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। तो आपके जर्नलिस्ट ने कहा कि वो सारे तो टैक्सी ड्राइवर थे, कोई आपका ऐसा डायस्पोरा तो है नहीं कि जो आके आपके मजबूत कर सके, पाकिस्तान का नाम ले सके। मैडम की तो भाई नमस्ते भी करता हूँ, बेचारे उनके थोड़ा सा उनसे मेरी हमदर्दी भी है, बहुत हमदर्दी भी है। बिकॉज आपके प्राइम मिनिस्टर है, वो क्या बोलते हैं, उनकी क्या औकात रह गई है, वही बोलते हैं जो मुनीर कहता है। तो आप लोग को थोड़ा समझिए कि देश कहां जा रहा है। बिकॉज एक आर्मी का जनरल जो होता है वो खाली सिक्योरिटी गार्ड के, नॉट सिक्योरिटी गार्ड नहीं कर रहा हूं, देश को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए होता है। देश की जब बिजनेस करने लगेगा या खेती करने लगेगा, सब में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो देश को कहां ले जाएंगे। तो आपको तो भली बात मालूम है, हमें कुछ कहना नहीं चाहते, आप लोग को दिल के अंदर मालूम है कहां पर है आपकी जनरली आवाम, किस कंडीशन में है वो देखिए, वो सब देखिए, आप कोई प्रॉब्लम। जैसे आपने बताया हमने हमारी खामियां हैं, ओके, आपने इंसिडेंट एक निर्भया कांड का कोट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एक्सेप्ट किए, लेकिन पकड़े गए और उनको सब फांसी भी दी गई। लेकिन ऐसी गलतियां हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती रहती है। लेकिन जैसा मलिक साहब बता रहे थे कि हम सुधार करने के लिए तैयार है, जितनी भी आती है अभी कुछ बनाते हैं उसको सुधार करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए तैयार है। देखिए कश्मीर नेग्लेक्टेड था, अभी देखिए कश्मीर की क्या हालत हो गई है, कितना नहीं सर, बढ़िया लेकिन बात था है यार। ना कि बात यह है कि इनको कश्मीर का क्योंकि राग अलापना है, इन्हें बलूचिस्तान या फिर पीओके नजर कतई नहीं आएगा इन्हें, क्योंकि बस हमेशा सिर्फ खासतौर से पाकिस्तान को एक फोबिया हो चुका है ना। हम लगातार यही बात करते हैं कि भाई आपका घर जल रहा है, लेकिन आपको हमेशा चिंता है कि भाई मुझे दूसरे के घर में चिंगारी लगानी है, उसके माध्यम से हम तो जलेंगे, हम दूसरे को खुश होते हुए बिल्कुल नहीं देखेंगे। अब वो बखूबी जानते हैं कि जो पीओके है वहां की जनता कितनी परेशान है। आखिर जम्मू कश्मीर की जनता इतनी खुश कैसे हो सकती है? वहां पर कैसे लोगों को एम्स, IIT, IIM मिल रहा है, वहां पे कैसे वर्ल्ड क्लास अब एक तरह से इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पीओके में तो हो नहीं रहे हैं, और इसी वजह से पीओके और बलूचिस्तान वाले वहां की सरकारों की जान खा रहे हैं। मैं सज्जाद का रुख करूं, लेकिन उसके पहले उस्मा जी, आपने चूंकि पंजाब प्रांत का जिक्र किया, पाकिस्तान के हिस्से का, उनका अपना बजट है, उनका अपना पूरा सिस्टम है, वो आपकी तरह कब्जा नहीं जमाया हुआ वहां पे। ओह माय गॉड, अभी भी मैं वही बोल रही हूँ, एंटी इंडिया आपको सिंड्रोम हो चुका है। मैं आपको जरा कुछ रिपोर्ट्स बताती हूँ। आप तो किसी यूएन ऑब्जर्वर को जाने नहीं देते हैं वहां पे मकबूजा कश्मीर में, क्योंकि आपको बार-बार कहती हूँ, हाल ही में इंडिया में G20 समिट हुई, मैं बार-बार जिक्र करती हूँ मैडम, मैं बार-बार जिक्र करती हूं, जैसे ही यहां से जब आर्टिकल 370 हटा, तो उसके बाद में जब इंडिया में बाकायदा G20 समिट हुई, उसमें G20 समिट का आयोजन जो अलग-अलग पड़ाव थे, एक श्रीनगर में हुआ, और श्रीनगर में पूरी दुनिया से आए हुए मैडम यहां पर लोग पहुंचे थे। मैम, G20 समिट श्रीनगर में आयोजित हुआ। श्रीनगर तो कश्मीर में है ना, श्रीनगर तो कश्मीर में है ना मैडम, उनका स्पेशल स्टेटस क्यों आपने खत्म किया है? श्रीनगर तो ये भी आपकी मिली भगत है, ये भी सारी आपकी मिली भगत है। आपको लगता है कि पाकिस्तान शुतुरमुर्ग है और पूरी दुनिया जो है वो बेवकूफ है? पाकिस्तान शुतुरमुर्ग है, गड्ढे में सर मार लिया और ऐसा लगता है कि उसको कुछ नजर नहीं आता। संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संजीव जी मैं रुक करूं, लेकिन उस्मा जी का आ रही हूँ सज्जाद, एक बात जरूर मैं बताऊं, बच्चों के को लेकर और महिलाओं को लेकर रिपोर्ट की जो बात कही थी उस्मा जी ने, वो मैं आपको बता देती हूँ। समझिए जरा, 2024 की एक रिपोर्ट है जिसमें लगभग 3364 बच्चे दुर्व्यवहार के मामलों में रिपोर्ट हुए हैं। इसमें सेक्सुअल अब्यूज, बाकायदा अपहरण, गायब होना बच्चा या फिर बच्चों के विवाह होने के मामले हैं। एक साहिल नाम का एनजीओ है, मुझे लगता है बखूबी जानते होंगे सज्जाद भी, उसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि इसी साल 2025 में 6 महीने के अंदर 1956 मामले दर्ज हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट के, जिसमें 950 मामले सबसे ज्यादा इसमें दर्ज किए गए हैं। ऐसे ही खैबर पख्तूनख्वा, यहां पर 6 महीने में 402 बच्चियों के अधिकारों के उल्लंघन की खबर सामने आई। बाकायदा पंजाब प्रांत का जिक्र हुआ, यहां पर 2500 से ज्यादा मामले 2024 और अभी पिछले 1.5 साल के अंदर महिलाओं के रेप के मामले सामने आए हैं। और वो तस्वीर भी हम सबसे जुदा नहीं है, जब यहां पर पाकिस्तान की ही एक ऐसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, उनके साथ में कैसे यहां पर बाकायदा बर्बरता की गई थी, यहां पर मॉब लिंचिंग एक तरह से हुई कहा जा सकता है। मैं सज्जाद का रुख करूं, लेकिन संजीव जी कुछ कह रहे हैं। संजीव जी। हाँ नैना, मैं एक पॉइंट कहना चाह रहा था, जो ये मैम कह रहे ने आपने 370 क्यों हटाया, मैं बस 1 मिनट लूंगा, उसके बाद डॉक्टर साहब को आप बुलाइए। देखिए 370 हमारा इंटरनल मामला, हमने लगाया, हमने हटाया, जब हमें जरूरत थी उसकी, हमें महसूस किया, गवर्नमेंट ने ऐसा लगा कि कुछ वहां को स्पेशल कुछ करने से हमको आसानी रहेगी एग्जीक्यूट करने में, प्लान्स को अपने एग्जीक्यूट करने में। और जब हमें लगा कि वही हमारा हथियार रस्ट हो गया है और हमको प्रॉब्लम कर रहा है, तो हमने वो हटाया।
पाकिस्तान और वर्ल्ड, एनीबॉडी इन द वर्ल्ड इज नो वन टू डिक्टेट 370 लगाओ या हटाओ। हम 470 लगाएंगे, हम 570 लगाएंगे और फिर उनको हटाएंगे अपने हिसाब से, बिकॉज दिस इज अवर कंट्री, अवर रूल्स एंड दिस इज द इमोशन ऑफ इंडियन पीपल, वी विल रिमूव इट। और सर उसके बाद में तस्वीरें चेंज भी हुई है सर, इसमें कोई शक नहीं है। मैं वही बार बार कहती हूँ कि जब G20 का समिट हुआ था श्रीनगर में, जो आयोजित हुआ था, देश भर से अलग अलग देशों के लोग प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने बाकायदा अपनी आंखों से देखा आखिर किन किन रिपोर्ट्स को झुटलाएगा पाकिस्तान। सज्जाद जी कुछ कह रहे थे। और वेल सज्जाद जी, अगर आपको मूवीज के नाम याद आ गए हो बॉलीवुड की मूवीज के, तो जरा मुझे बताइएगा। आपने अमिताभ बच्चन और आमिर खान का जिक्र किया, मैं मूवीज ढूंढती रह गई, मुझे ऐसी कोई मूवीज मिली नहीं। आपने ढूंढी बहुत है, आप तसल्ली से आए ढूंढिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि मुझे मूवीज जो तो है मुझे याद नहीं रहती। हवाई बात करेंगे तो मैं मान लूंगी। क्या मैं आपको नाम बता देती हूँ जरा, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें, बड़ी खूबसूरत फिल्में हैं, जरा जाकर देखिएगा। मैं बताती हूँ, वक्त निकालिएगा। आप बागबान देखिएगा, अंदाज अपना अपना देखिएगा, आप कश्मीर फाइल्स देखिएगा, आप केरला फाइल्स देखिएगा, आपको फिल्म देख के बड़ा आनंद आएगा। सज्जाद चले, मुझे एक फिल्म तो याद आ गई, मुझे फिर बाद में भी बाकी भी नाम आएंगे, तो वो शराबी फिल्म भी देख लीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल, वो जरूर भी देख लीजिएगा। अरे बड़ी खूबसूरत, बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म रही है। जी जी, वो उसमें अमिताभ का क्या रोल था ये भी बताइएगा, ठीक है? अच्छा मेरी बात सुने नैना जी, अब आपने मुझे प्लीज काइंडली 1 से 1.5 मिनट देना है, क्योंकि मैंने रिस्पॉन्ड करना है, सबने अपने अपने मौकिफ रखा है। और अभी ये जो मेरे नाम बता दीजिएगा, क्योंकि फिर मुझे अच्छा नहीं लगता मैं नाम लेके उनको पुकारूं। मेरी विंडो में आपके साथ जो बिल्कुल विंडो में है, उनका नाम क्या है? अच्छा, आप मेरे साथ में, आपके साथ में इस समय ओपी तिवारी जी में मौजूद हैं, कर्नल संजीव मलिक जी मौजूद हैं। जी 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 जी, तो उन्होंने थोड़ी देर पहले आसिम मुनीर साहब का नाम लिया था। आप यकीन जाने, जब ये नाम लेते हैं ना, मेरे कलेजे में ठंड पड़ जाती है। उसकी 2 वजूहात हैं, उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो मुझे 10 मई की रात याद आती है, वो सुबह सवेरे जो हतफ 1 फायर उन्होंने किया था बाजमात नमाज पढ़ा के। तो दूसरा ये है कि वो मेरे फैमिली से भी है, खानदान से भी है, अलसादात है, सैयद है, तो उनका नाम लेकर तो वैसे भी मेरा दिल ठंडा हो जाता है। अच्छा। दूसरी बात, आप अब मेरी बात सुनेगा, उनको मैंने कहा था कि अगर आप स्टेटिस्टिक्स पर रहेंगे तो मैं स्टेटिस्टिक्स पर रहूंगा। अगर उन्होंने ये पत्नी रेडी वाला, स्कूटर वाला, पत्नी क्या क्या बोला, तो आप सुन लीजिएगा। अगर एक चाय वाला आपका वजीर आजम बन सकता है, अगर एक LK एडवाणी रिक्शा चलाने वाला, ऑटो रिक्शा चलाने वाला आपका पार्लियामेंटेरियन बन सकता है, अगर एक सपेरा जो है वो आपका चीफ मिनिस्टर बन सकता है, सुनिएगा ना, ये अगर आपका चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो हमें तो फख्र है, हमें हमारे अपने सपूतों पर, हमें अपने जांबाजों पर, हमें अपनी फोर्सेस पर फख्र है। ये बात अब गौर से आप जरा सुनिएगा। सज्जाद, मैं बताऊं, यहाँ पर आप बड़ा अच्छा लगा, देखिए आप भी इस बात को देखते हैं और मुझे आपने बोला, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको इस बात का भी फख्र है। देखिए कि इंडिया में एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है और पाकिस्तान में एक प्राइम मिनिस्टर चाय वाले की भी हैसियत नहीं रखता। यहाँ पर आप ये समझिए, रिक्शा चलाने वाला, यहाँ का जो आपके जो सो कॉल बड़े चीफ मार्शल हैं, उनकी अगर आप बाहर जाकर हैसियत देखेंगे ना, तो चाय वाला क्या, वहां पे रिक्शा चलाने वाले तक की हैसियत नहीं होगी। तो इसीलिए लिटरली मुझे लगता है आपको भी फक्र होना चाहिए और हमें तो बहुत गर्व होता है, हमें तो बहुत गर्व होता है। मुझे लगता है, देखिए आप हमारे यहाँ ये कहा जाता है भाई जाकी रही भावना जैसी, मुझे वाकई में बहुत पॉजिटिविटी नजर आती है। और आपको भी कैसे आप अर्श से फर्श पर आते हैं और हम फर्श से अर्श पर जाते हैं, तभी चौथी अर्थव्यवस्था है। बताइए जी नैना जी, सुने, ठीक है, मुझे पता है आपको परेशानी है, क्योंकि आपने घर भी जाना है, आपने प्रोग्राम भी करना है, आपको फिर ऐसे ना कोई नोटिस आ जाए, फिर आपका जो है शो जो है। इंडिया में हमें आजादी है सज्जाद, डोंट वरी, हम हमारे साथ नहीं, बहुत आजादी है हमें। पाकिस्तान में जैसे पत्रकारों को गोलियां मार दी जाती है ना, इंडिया में नहीं है, हमें आजादी है। बताइए, मैं जानती हूँ आपकी अपनी मजबूरियां हैं, आपकी अपनी मजबूरियां हैं। वेल इट्स ओके, अभी बताता हूँ, ठीक है। ये जो वो ऑरेंज कलर के कपड़े पहनकर जो आते हैं ना, ऑरेंज कलर पहन कर आते हैं, वो मेरे ख्याल में शिवसेना, बजरंग दल और संघ परिवार वगैरह, वो मुख्तलिफ चैनल्स पे और घरों में भी कूद के लोगों को जो है वो मारते हैं कि आप हमारे अलावा कोई बात नहीं कर सकते। चले उसको भी छोड़ दें। एक भाई हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए थे, अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा कि कश्मीर का मामला, इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर किसी के बाप का नहीं है, उसको एक आजाद हैसियत हासिल है। आर्टिकल 370 गया आपका भाड़ में। 48 में
तो क्यों रोना रोते हैं सज्जाद जी? मैं चाहूंगी ओपीजी और संजीव जी का भी ऑडियो आप कीजिएगा। फिर क्यों रोना रोते हैं सज्जाद जी? कभी यूएन के मंच पे, कभी यूएनजीए के मंच पे। हम तो कह रहे हैं 370 था, वो गया, हमारी इच्छा थी, हमें लगा कि अब हमें समृद्ध जम्मू कश्मीर बनाना है, क्यों बार बार उसको एक तरह से बांध के रखना है? और इसी बात की तो तकलीफ है सज्जाद बुखारी आपको और लगातार पाकिस्तान की आवाम को और आपके हुक्मरानों को। नहीं, अगर आप देखें, मैंने आपको पूरे समय बार बार बोलने का मौका दिया, आपने फिल्मों के माध्यम से एक अलग मिस फैक्ट बताने की कोशिश की। नहीं, देखिए, आपने मिस फैक्ट बताने की कोशिश की। आपने कहा फिल्मों में देखिए ये तस्वीर बताते, मैं महिलाओं की बात कर रही थी। आप पता नहीं कौन कौन सी फिल्मों की बात कर रहे थे। मैं बोल रही फिल्मों का शौक है, जाइए कश्मीर फाइल्स देखिए, जरा देखिए किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो देखिए स्पॉन्सर जो पाकिस्तान है, स्पॉन्सर टेररिज्म है, आखिर उसका क्या हाल होता है। और आज की जो आपको समृद्ध जम्मू कश्मीर है ना, आपको वो रास नहीं आता। और आप बार बार जिसे चाय वाला पीएम कहते हैं ना, उसी चाय वाले पीएम ने आपकी नाक में दम करके रखा है। उसी चाय वाले पीएम ने आपकी 12 बजा के रखी है, बैंड बजा के रखी है। चाहे बात ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे बात ऑपरेशन महादेव हो, या फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो, हर बार एक्सपोज होते हैं सज्जाद बुखारी। नॉकआउट हो गई हैं। आज आप भी नॉकआउट हो गई हैं। आसिया अंद्राबी कहाँ है? जानती हैं आप आसिया अंद्राबी कौन है? आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। 17 खवातीन को आपने तिहाड़ जेल में बंद किया हुआ है। प्लीज, यासीन मलिक और उसके पूरे के सब खानदान को आपने बंद किया हुआ है। तो यासीन मलिक कौन है जानते हैं आप लोग आतंकवादियों को समर्थन करते हैं, आतंकवादियों को पालते पोसते हैं। सज्जाद बुखारी, यू आर एक्सपोज्ड नाउ। आपको यासीन मलिक के साथ में अगर खुदगर्जी या फिर हमदर्दी होती है, आपने कभी एक भी बार कहा कि जिस तरह से आप लोगों ने पीओके में, बलूचिस्तान में लोगों के साथ में बर्बरता की, जम्मू कश्मीर में जो कत्लेआम, जो जेनोसाइड किया था यासीन बुखारी ने, आपने एक भी बार उन लोगों के प्रति जरा सी संवेदना जताई? आप यासीन बुखारी जैसे आप और ऐसे तमाम लोगों के प्रति आप अपना समर्थन दिखाते हैं। मलिक जी देखिए, मेरा काम है, मेरा काम अगर मैं आपका काम है, आपका काम है झूठ बोलने का। पाकिस्तान का काम है आतंकवाद को समर्थन करने का। संजीव जी कुछ कह रहे हैं? मैं बताता हूं, ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना, सुनिए, ये उस जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि ब्रेन वॉश जनरेशन है। 47 के बाद अगर मेरी बात सुनिए, ये आपके हित में ही है, ये वेलफेयर में है। नैना 47 के बाद ठीक है, स्थितियां खराब थी, अगर पाकिस्तान ने अपने आप को संभाला होता, इस जनरेशन को खराब नहीं किया होता। 2 जनरेशन ब्रेन वॉश करी है। अब जैसे हमसे तो छोटे ही है डॉक्टर सज्जाद, इनके पिताजी हो सकता है जो एक वो जनरेशन, एक सज्जाद की जनरेशन। और आप ये बताइए मुझे, क्या कहीं का लॉजिक इस बात को जस्टिफाई कर सकता है कि ब्रेन वॉश जनरेशन अपने बच्चों को ब्रेन वॉश नहीं करेगी क्या? देखिए, इनका जन्म हमारे खिलाफ हुआ है और इंडिया हेट, भारत की घृणा पर इनका अस्तित्व है। मैं निचोड़ बता रहा हूं, आप भारत की घृणा अगर पाकिस्तान से हट जाएगी, पाकिस्तान अपने आप खत्म हो जाएगा। आप पाकिस्तान को यह बात मानिए, किसने कहा था 48 में आके वहां पे ये परेशान करने की, वहां पे जाकर कबालियों को परेशान करने की? ये लोग आते हैं, छदम वेश में आते हैं, वेश बदल कर आते हैं। इनके अंदर इतना नहीं है कि ठीक है, अगर आपको लेना है तो तरीके से आइए, बैठिए। और रही बात 370 की, 370 के उनको नहीं होता है। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, क्या हुआ था रिएक्शन? कि जी इंडिया का MFN खत्म, व्यापार खत्म। अरे हमको फर्क नहीं पड़ता, हम दुनिया के हिसाब से डिक्टेट नहीं होते हैं, हम दुनिया को डिक्टेट करने की स्थिति में आ गए हैं। और पिछले 15 साल में हमने वो कदम उठाए हैं, अपने शरीर पे, अपने टैक्सों पे, अपने पैसे पे उसको देश को दिया है और देश को मजबूत बनाया है। अब मेरा देश आज वो हालत में है कि 800 बिलियन डॉलर्स का हमारे पास एक रिजर्व है। हम चाहे दुनिया आज हमारे पास ऐसे नहीं आती, मिलिट्री ताकत से नहीं आया करती। मिलिट्री ताकत किसी चीज को कंट्रोल करती है। दुनिया आपके पक्ष में आएगी आर्थिक ताकत से, सपोर्टेड बाय, इंटीग्रेटेड बाय। सर कैसे आएगी जब पाकिस्तान या सज्जाद बुखारी, जिन्हें मैं लगातार सीनियर जर्नलिस्ट या जमीनी पत्रकार कहती रही हूं, अगर वो यासीन मलिक जैसे व्यक्ति का अगर समर्थन या बचाव करते हैं, एक मर्डरर है, इनको नहीं मालूम है कुछ। सर मर्डरर, मुझे लगता है सर मर्डरर भी बहुत छोटा शब्द है। ओपी तिवारी जी भी आ रहे हैं। जी मैं इनको मर्डरर बहुत छोटा शब्द है। यासीन मलिक ने लाइव नाइट में कैसे आए थे? 4 एयरफोर्स ऑफिसर एक बस स्टैंड पर, उनका जन्म नहीं हुआ होगा, इनका डॉक्टर साहब जन्म नहीं हुआ था।
4 एयरफोर्स ऑफिसर शांति से बस का वेट कर रहे थे, वो गए पॉइंट ब्लैंक आगे उन्होंने 4 लोगों को मारा और अपने आप को फ्रीडम फाइटर सर, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला यासिर मलिक और समर्थन करने वाला, टेररिज्म को हमेशा सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान, फांसी उस समय हो जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार की विजडम में नहीं दिया था। अभी तक जेल में बंद है। ये कहानी अपने पिताजी से सुन लीजिएगा क्या किया था मलिक ने। अब भारत उनको अभी सही जेल में जगह बैठे हुए हैं। वो आप क्या होते अभी नुकसान करते। और जब मलिक साहब बता रहे थे आप पैदा हुए थे आपके पिताजी से, लेकिन मैं आपकी एक चीज पर बहुत अच्छा पसंद कर रहा हूं कि आपने बताया कि फील्ड मार्शल साहब के आप दूर के रिश्तेदार हैं। तो ये लॉयल्टी मैं बिल्कुल पसंद करता हूं कि आपने जो कुछ कहा दिल से सपोर्ट करते हैं, जो कहते हैं करें, कोई बात नहीं, आपकी मजबूरी है, बिल्कुल कीजिए। इनकी मजबूरी है ना। बुरहान वानी का जिक्र किया, जरा जाकर आप एक बार सर्च कीजिए हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर कौन था, सज्जाद बुखारी। और मुझे बड़ी शर्म आती है और आपको, क्योंकि जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो मुझे लग रहा था शायद आप निष्पक्ष तरीके से बात करेंगे, लेकिन आपके ऊपर वही बात है ना, ब्रेन वॉश एक तरह से अगर चीजों पे यहाँ पर बैठे, आपकी मजबूरियां होंगी। यासिन मलिक जैसे व्यक्ति को, यासिन मलिक का अगर आप समर्थन करते हैं, सज्जाद बुखारी, सारी चीजें वाइप आउट हो जाती हैं। सज्जाद बुखारी आपको समझना चाहिए, यासिन मलिक आखिर कौन था? महिलाओं के साथ में बर्बरता जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हुई, जरा देखिएगा। और आप फिल्मों की बात करते हैं ना, एक बार जाके देखिए कश्मीर फाइल्स। आपको इतना बॉलीवुड फिल्मों से प्रेम है, सारे आपके कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। वक्त की कमी, आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, लेकिन हर बार की तरह चाहे यूएन का मंच हो, यूएनए का मंच हो और इस चर्चा का मंच हो, आप एक्सपोज हुए हैं। सज्जाद बुखारी, प्लीज आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।